Hi, the secret of your success is focus and consistency. Focus and consistency. Today is 14th of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पंथी डांस फेमस फोक डांस है छत्तीसगढ़ का। गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस जिसने किया था परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया नाम है कॉर्नवालिस। डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ब्रिटेन वॉज ड्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया, ये आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था दादा भाई नारोजी जी ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लेटन के टाइम पे आया था। आज के सवाल हैं, कुंचिकल फॉल्स इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कुंचिकल फॉल्स हेमिस नेशनल पार्क, ये अभी बहुत न्यूज में है। दिस इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया। भाखड़ा नांगल डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमिटी कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है अविडिटी। अविडिटी का मतलब होता है उत्कट इच्छा, एक्सट्रीम ईगरनेस और एंथुजियाज्म। स्टूडेंट्स में ये क्वालिटी होना चाहिए, सीखने का एगरनेस एंड एंथुजियाज्म। गस्टो, गस्टो का मतलब होता है उत्साह, एंजॉय और विगर इन डूइंग समथिंग। ये क्वालिटी भी बहुत एसेंशियल है। दिस इज विगर, एंजॉय, उत्साह होना जरूरी है। एंथुजियाज्म टूवर्ड्स स्टडीज। ड्रेप का मतलब होता है सजाना, टू मेक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल और बिकमिंग, अडॉर्न। ग्रेवेस्ट, ग्रेवेस्ट मतलब बहुत गंभीर है, सबसे गंभीर। गिविंग कॉज फॉर अलार्म, सीरियस। कॉनावेंस का मतलब होता है ये काइंड ऑफ मिली भगत है, विलिंगली टू सीक्रेटली अलाउ और टू बी इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, स्पेशली एन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज 14th ऑफ मार्च है। आज के ये 2 सवाल हम आज आंसर राइटिंग करेंगे। सबको आंसर राइटिंग करना चाहिए। ट्राई टू राइट समथिंग एवरी डे। जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा ना, वो यही एक चीज़ है आंसर राइटिंग जो डिसाइड करेगा। और आंसर राइटिंग में आप एक दिन में कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकते। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू राइट समथिंग एवरी डे। आपकी लैंग्वेज ठीक होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स गलत होगा, सही होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगा, राइटिंग आपकी बेटर होगी, प्रेजेंटेशन बेटर आएगा। और इतना ज़्यादा डिजिटल कंटेंट अपन देख रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि गो ओल्ड स्कूल, राइट समथिंग एवरीबडी शुड राइट समथिंग एवरी डे। एक वर्ड होता है सूडोनिम। सूडोनिम क्या होता है? एक फिक्शियस नेम होता है, स्पेशली वन यूज्ड बाय एन ऑथर। Many of you, I understand कि you are working somewhere, you do not want to disclose your identity like that. So why not you can have this pseudonym and एक pen name बनाइए और उसके हिसाब से start writing answer. This is again one very good thing. काफ़ी student इसको कर रहे हैं. If you want to write तो you can do this. Okay, this is pseudonym. So आज है 14th of March 2022. आज हम पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया मिसाइल इशू के बारे में। यूक्रेन का अपडेट है, रशिया। देन दिस इज सैल्यूट टू लेजेंड्स। 4.5 लाख डिजिटाइजेशन हो रहा है रिकॉर्ड का। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है एजुकेशन प्लस पे। अनगाइडेड मिसाइल है, यूक्रेन वॉर है। देन पॉलिटिकल न्यूज़ है। देन वी विल टॉक अबाउट AK-203। दिस इज अगेन वन गुड न्यूज़। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। फॉरेन रशियन स्टूडेंट्स, मोटरबोट चिलिका, रशिया, इंटरनेशनल न्यूज़, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। आज फिर से हम देखते हैं ISS के बारे में। आफ्टर सैंक्शंस, जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19, सिटीजन्स टैक्स क्यों पे नहीं करते हैं, और दिस इज नो योर इंग्लिश। सो हम ये सारे टॉपिक्स अगले 30 to 35 मिनट्स में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे। प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया मिसाइल इशू, रिव्यूज डिफेंस सिचुएशन। तो ये क्या है? ये है न्यू दिल्ली में मीटिंग हुआ सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस का, सिक्योरिटी चेक। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग लिया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का, CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज होती है, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। इसका मैंडेट है इंडियन सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को डिस्कस करना।
तो यहाँ एक्चुअली बात हुआ कि मिसाइल फायर हुआ, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। फॉर्चुनेटली इसमें कोई डैमेज हुआ नहीं, वॉर हेड भी नहीं था इसमें। पर ये जो एक्सीडेंट हुआ तो हमको भी अपने एंड से इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि ये मिस्टेक क्यों हुआ। अनइंटेंशनल था ये मिसाइल का सिस्टम फायर जो हुआ, बट वी नीड टू चेक कि ऐसा क्यों हुआ। जहाँ भी लूप होल्स है हमारे तैयारी में भी उसको भी प्लग करना ज़रूरी है। आफ्टर एन इंडियन अनआर्म्ड मिसाइल लॉन्च्ड एक्सीडेंटली लैंडेड इन पाकिस्तान, बिकॉज ऐसी जो चीज़ें होती है ना, कई बार वो सिचुएशन ट्रिगर कर सकती है। ऑल्दो यहाँ पे कोई डैमेज हुआ नहीं, दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री होती है इनके पास हॉटलाइन होता है, तो वो तुरंत एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं अगर इस टाइप का कोई चीज़ होता है। जो ये मिसाइल थी प्रोबेबली ब्रह्मोस थी। ये जो मिसाइल थी इसमें ड्यूरिंग द फ्लाइट भी प्रोविज़न होता है कि उस मिसाइल को हम गाइड कर सकें या फिर न्यूट्रलाइज कर सकें। तो प्रोबेबली वही हुआ कि हमने जो जिस एरिया में इसको लैंड कराया वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं था, मिनिमम डैमेज का हमने ट्राई किया। बट द पॉइंट इज फर्स्ट प्लेस में ये मिसाइल फायर कैसे हुआ, इस बात पे चेक एंड दिस इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया गया अबाउट द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू एक्सीडेंटल लॉन्च ऑफ द मिसाइल, एक्सीडेंटल लॉन्च ऑफ द मिसाइल। और ये 124 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर चला गया था दिस मिसाइल। तो दिस इज अगेन वन थिंग। सो द पॉइंट इज इधर जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है और इस टाइप के जो लैप्सेस हैं, एक्सीडेंट्स है, वो नहीं होना चाहिए। इसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो इस चीज़ का ब्रीफ हुआ, रिव्यू किया गया डिफेंस सिचुएशन। सेकेंड जो न्यूज़ है वो यूक्रेन टू पोलैंड है। यूक्रेन टू पोलैंड इंडियन एम्बेसी रीलोकेट कर दी गई है। यूक्रेन में अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ रहा है। अभी यहाँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे या फिर इंटरनेशनल पीपल थे, बहुत हद तक उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो अब जो रशिया है वो अब अपना फुल थ्रॉटल अटैक कर सकता है यूक्रेन पे, बिकॉज ऑफ पीपल एंड सिविलियंस कैजुअलिटी के थ्रेट के कारण रशिया भी काफ़ी हद तक खुद को होल्ड करके रखा हुआ था। बट आप देखो लास्ट 1 और 2 डेज से मिसाइल्स भी अब ज़्यादा हो गई है, रशिया का ऑनस्लॉट बढ़ गया है। तो इसी बैकड्रॉप में इंडिया ने रीलोकेट कर दिया एम्बेसी यूक्रेन की पोलैंड में। रशियन फोर्सेस स्टेपिंग अप देयर अटैक ऑन यूक्रेन सिटीज, क्लोजिंग इन ऑन कैपिटल कीव। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टेम्पररीली रीलोकेट कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं सबको पोलैंड हमने शिफ्ट करवा दिया है। तो दिस इज पॉलिश बॉर्डर में एक कॉरिडोर भी बना था और यहाँ पे दिस इवैक्यूएशन हुआ। मीनवाइल दिस अटैक में नाटो मेंबर्स यहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज हुई है। सो यहाँ रशिया एंड दिस यूक्रेन के क्राइसिस में ये लेटेस्ट अपडेट है। देन दिस इज पेज नंबर 2। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। सैल्यूट टू लेजेंड्स, सैल्यूट टू लेजेंड्स। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, मैं बार बार कह रहा हूँ इससे सवाल आएगा, सैल्यूट टू लेजेंड्स। और ये सवाल नहीं भी आए तो भी हमें जानना चाहिए। दिस इज आज़ादी का 75th ईयर है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दिलाने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे म्यूरल्स हैं, ये जो पेंटिंग्स होती है ना, आजकल ऐसे प्रोजेक्ट्स काफ़ी हो रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, स्कूल्स कॉलेजेस के पास ऐसे म्यूरल पेंटिंग होती है। म्यूरल ऑफ सरोजनी नायडू जी, सरदार पटेल जी, झांसी रानी जी, बाल गंगाधर तिलक जी और महात्मा गांधी जी adorn the walls near जंतर मंतर on Sunday, जंतर मंतर on Sunday. So this is salute to legends. ये जो जंतर मंतर है ना, ये दिल्ली का है, बट जंतर मंतर की भी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है। जंतर मंतर और कितने शहर में, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक जो हमारा एंशियंट इंडिया में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी, इंडिया की मैथमेटिक्स वगैरह, उससे काफ़ी लिंक्ड है दिस जंतर मंतर, ऑब्जर्वेटरी एट्सेट्रा। तो जंतर मंतर दिल्ली में तो है ही, और कितनी जगह जंतर मंतर है, आंसर दिस इज जंतर मंतर। देन दिस इज 4.5 lakh एंड काउंटिंग द गवर्नमेंट ड्राइव टू डिजिटाइज एज ओल्ड रिकॉर्ड। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। जो पुराने फाइल्स हैं, पेपर्स हैं, कई बार पेपर का एज होता है, वो ख़राब हो जाता है, अगर हम उसको डिजिटाइज कर लेंगे तो वो इमोर्टल हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट, ये दिल्ली की बात है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटाइज कर रही है इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को, प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट। सो दिस इज गुड। डिजिटाइजेशन हो रहा है ओल्ड डॉक्यूमेंट का, सर्विसेज जिससे ऑनलाइन हो पाएंगी, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब ऑनलाइन मिल पाएंगे। प्लस एक चीज़ होती है डिजी लॉकर, डिजी लॉकर जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव तो एक प्राइवेट कंपनी का है, गूगल का है, अल्फ़ाबेट का है,
इसी तरह गवर्नमेंट का भी एक आई क्लाउड स्टोरेज है, दैट इज कॉल्ड डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हो। द गुड थिंग इज ये जो डिजिटल साइन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट जहाँ ज़रूरत पड़े यूज़ भी कर सकते हो। तो इससे कितना सारा काम ईजी हो जाएगा। हमें किसी एग्ज़ाम में अप्लाई करना है तो हम साथ में इतनी सारी फ़ोटो कॉपीज़ लगाते हैं, फिर उसको सर्टिफाई करना पड़ता है, अटेस्ट कराना पड़ता है, सो मेनी थिंग्स। हम कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास नहीं है, पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, सो व्हाई नॉट हैव दिस डिजी लॉकर। डिजी लॉकर यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक ही जगह से आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इधर से हो जाएगा। प्लस डॉक्यूमेंट्स घूमेंगे भी नहीं, स्टोर होगा डॉक्यूमेंट्स क्लाउड में, तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो पाएंगे। तो दिस इज गुड, डिजी लॉकर। तो गवर्नमेंट डिजी लॉकर को भी एनकरेज कर रही है। मीनवाइल क्या हो रहा है, पुराने पन्ने खराब हो जाते हैं तो उसको ये डिजिटल फॉर्मेट में कनेक्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ई नेट स्पाइडर इंडिया एक कंपनी है जो इसको डिजिटाइजेशन कर रही है। सो दिस इज डिजिटाइज एज ओल्ड रिकॉर्ड। अब ये न्यूज़ है एजुकेशन प्लस का, कोलैबोरेशन द गेम चेंजर। पेयर लर्निंग मेथडोलॉजी हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स बोथ इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड इट। जो लर्निंग होती है ना वो स्टैंड अलोन नहीं होती है। हम फॉर्मेट क्यों करते हैं कि क्लासरूम हो, स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं, पीयर लर्निंग होती है, एक कंपटीशन आता है, तो विच इज़ गुड। ओवरऑल ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। दैट इज़ वाई मैं आपको इतना बोलता हूँ, सबमिट योर आंसर्स। आप खुद से लिख रहे हो या मुझे अलग से आप बस शेयर कर रहे हो, नो, शेयर इट इन पब्लिक। सबके साथ शेयर करो। यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है ना वो 2x हो जाएगी, डबल तेजी से आपकी ग्रोथ होगी, लर्निंग होगी। व्हेन वी शेयर अवर वर्क इन पब्लिक प्लेटफॉर्म, हमको ज़्यादा बेटर उसमें मोटिवेशन भी मिलता है और हमारी लर्निंग भी बेटर होती है। तो शेयर योर वर्क। प्लस यहाँ पे पेयर लर्निंग, पीयर लर्निंग भी होती है। कुछ बहुत अच्छे इंसाइट्स हैं यहाँ पे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम क्लासेस इन इंडिया हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू पोलर एंड्स, ग्रुप और पर्सनल। दोनों का ब्लेंड होना चाहिए, कुछ ग्रुप क्लासेस होनी चाहिए, कुछ पर्सनल क्लासेस होनी चाहिए। दिस इज द फॉर्मेट जो अपन प्रीलिम्स 2022 बैच में भी फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड हमको मिलता है। आप इंडिविजुअल क्लासेस में मैं आपसे हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली बात कर पा रहा हूँ, अटेंशन है, तो दिस इज रियली गुड एंड इट इज़ नेसेसरी। सॉलिटरी क्लास गेनिंग प्रेसिडेंसेस, इसका रिक्वायरमेंट है। बट एट द सेम टाइम जो ग्रुप है, जैसे यूट्यूब में अपनी इतनी अच्छी फैमिली है, कम्युनिटी है, वी आर वॉचिंग लाइव सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे लाइव प्रीमियर में एवरीबडी इज प्रेजेंट ओवर देयर। तो इससे एक ना सेंस आता है कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, 7 AM पे हमारी क्लास है, लाइक दैट। तो दिस इज रिक्वायर्ड। आंसर सबमिट कर रहे हो वेबसाइट में, दिस इज रिक्वायर्ड। टेलीग्राम पे आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, दिस इज रिक्वायर्ड। तो द पॉइंट इज दोनों होना चाहिए, इंडिविजुअल भी होना चाहिए और ग्रुप भी होना चाहिए, इसका मिक्स ज़रूरी है ताकि इंटरेक्शन हो स्टूडेंट्स में, लर्निंग हो। तो इस चीज़ को हम कैचअप करें। आंसर राइटिंग में भी आप देखो, इतने अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग सच अ गुड आंसर। आप उससे सीखो कितने अच्छे से लिख रहे हैं। पीयर लर्निंग जो होती है ना, ये बेस्ट लर्निंग होती है। हर कॉपी से, एवरी कॉपी से आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख सकते हो। तो यू शुड हैव दिस लाइक अलर्टनेस, ईगरनेस कि क्या सीखने को यहाँ पर है, उसको सीखो आप। पेयर प्रोग्रामिंग है, इससे क्या होता है, डेवलपमेंट आउटकम जो है ना वो बेटर हो जाता है, हम बेटर समझ पाते हैं चीज़ों को। तो एजुकेशन में पेयर्ड लर्निंग हो, इसके बेनिफिट्स होते हैं। कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिया है कि पहला तो पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है। हमको अपनी चीज़ पता है बट हम सब इतने सारे फाइन ब्रेन्स को देख रहे हैं तो हमें उनकी भी अच्छी चीज़ें समझ में आ रही है। तो इससे पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है, नैरो थिंकिंग नहीं होती। व्हेन टू स्टूडेंट्स डिस्कस अ थ्योरी कॉन्सेप्ट, तो वो सीखते हैं। अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करो, जरूरी नहीं कि सब अग्री हो। इट इज गुड टू डिसअग्री, अग्री टू डिसअग्री। आर्ग्यूमेंट्स जो हैं लॉजिकली डिस्कस करो, सिविलाइज्ड मैनर में। अपोजिंग व्यूज अपने प्रेजेंट करो, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करो सब्जेक्ट मैटर की। आर्ग्यूमेंट से लर्निंग रिपोजिटरी बेटर होती है। पार्लियामेंट में भी यही होता है, डिबेट, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स, इससे क्या होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। तो द पॉइंट इज, नॉलेज जो होता है, शेयरिंग इज केयरिंग, अकेडमिक स्किल्स भी बढ़ती है और एक एम्पैथी भी आती है, ग्रुप में रहने का हमें समझ बढ़ता है। सेकंड जो है, इससे हमारा फोकस बढ़ता है। पॉपुलर एक बिलीफ है, अगर हम कहीं पे फोकस करना चाहते हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन से क्या आता है, कॉम्पिटिटिवनेस आती है और इससे क्या होता है, अलर्ट रहते हो आप और आपका दिस लर्निंग बेटर होता है।
थर्ड जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर होती है, लर्निंग से आप बेटर ट्रांसलेट कर पा रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, पैटर्न फाइंड कर रहे हो, सॉल्यूशन आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट करेगी। अनडिनाइबल स्कोप है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट वो जो सोशल बिहेवियर होता है ना, उसमें बड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। ग्रुप में कैसे बात करना है, इंटरेक्ट कैसे करना है, पर्सनालिटी कैसे प्रेजेंट करना है। व्हाट आई मीन टू से, अच्छी बात है एकेडमिक्स में अच्छा होना चाहिए, बट ये जो सोशल स्किल्स है ना, ये सीखना भी ज़रूरी है। रियल लाइफ में ये बहुत काम आती है। स्टूडेंट्स डोंट नीड टू मेमोराइज सब्जेक्ट थ्योरी टू बी सक्सेसफुल। अपने पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, हर आर्टिकल पता है, इट इज़ वेरी नाइस, बट एट द सेम टाइम ये सोशल स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, प्रेजेंटेबल आपको बनना चाहिए। दे आर ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू डील विद अदर्स, प्रैक्टिस असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियंस कैसे प्रेजेंट करें एंड विदाउट बीइंग रूड। सो दीज थिंग्स यू नीड टू लर्न। पेयर लर्निंग मेथोडोलॉजी में ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। इसीलिए जो क्लासरूम कॉन्सेप्ट है, ग्रुप्स हैं एट्सेट्रा, दे आर इम्पॉर्टेंट। कोलैबोरेशन द गेम चेंजर। देन दिस इज़ अनगाइडेड मिसाइल, रेगुलर टेक है यहाँ पे भी एडिटोरियल का जो हमने देखा। थैंकफुली ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुआ, इसको प्ले डाउन कर दिया गया। बट द पॉइंट इज़, इधर जॉइंट प्रूफ तो नहीं लेंगे हम, बट हमें अपने एंड से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। क्योंकि समटाइम्स जो ऐसी चीज़ें होती है, ऑल्दो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस जो हमारे हैं वो एट टाइम्स थोड़े डिफ़िकल्ट भी है, तो द पॉइंट इज़ इससे अनइंटेंडेड एस्केलेशन हो सकता है। एंड दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, बट वी नीड टू बी मोर केयरफुल। ये इंडिकेट करता है लूप होल्स एंड टेक्निकल लैप्सेस भी हो जाते हैं सीरियस नेचर के, जो स्ट्रैटेजिक वेपन है उनकी हैंडलिंग पे। स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन के लिए इंडिया को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक तो इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, रेपुटेशन है, प्लस हम MTCR के भी अभी मेंबर हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 2016 में हम MTCR के मेंबर बने थे। पहले जो ब्रह्मोस थी ना, उसमें कैप था, केवल 290 किलोमीटर का, लेस देन 300 किलोमीटर का रेंज पॉसिबल था सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का। जब से हम MTCR के मेंबर बने तो ये कैप हट गया। अब इंडिया इसको 380, 400, 500 किलोमीटर रेंज तक बना रहा है ब्रह्मोस को। बट इसके साथ विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इंडिया को रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे थोड़ा देखना चाहिए। इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप फॉर एनी डाउट्स अबाउट इट्स कैपेसिटी टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट्स। तो ऑब्जेक्टिव यही है, जॉइंट प्रोब तो नहीं, बट वी नीड टू लाइक सर्टेन थिंग्स की हैंडलिंग जो है स्ट्रैटेजिक वेपन का और थोड़ा बेटर हो। बाकी व्हाट इज़ MTCR के मेंबर बनते ही ये एक्चुअली मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है। ये कंट्रोल करता है दिस मिसाइल्स के स्प्रेड को, एक जनरल फॉर्मेट बनाने की कोशिश करता है। 34 नेशन MTCR कंट्री में इंडिया का अब एंट्री हो गया है। चाइना विच स्टोन वॉल्ड इंडियाज एंट्री इनटू द 48 नेशन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एट द जस्ट कॉन्क्लूडेड सियोल प्लीनरी, अब 34 नेशन के MTCR ग्रुप में इंडिया है। सो द पॉइंट इज, इंडिया MTCR का मेंबर है और इसीलिए इंडिया को जो मिसाइल्स हैं इसकी हैंडलिंग में थोड़ा बेटर करना चाहिए, बेटर यहाँ पे एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना चाहिए। अब इसी बैकड्रॉप में एक बड़ा अच्छा सवाल तैयार कर लेते हैं। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उसमें ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं जो अभी करंट अफेयर्स में बने हैं, जैसे ब्रह्मोस से सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट ब्रह्मोस के बिहाफ में ही हम ये नोट तैयार करते हैं, जितनी भी इंडिया की अभी एक्टिव बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, लेट अस प्रिपेयर अ नोट। बैलिस्टिक में जैसे अग्नि मिसाइल जो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रही है, क्रूज मिसाइल में जैसे ब्रह्मोस हो गया, ब्रह्मोस भी सुपरसोनिक है। इंडिया के पास दूसरी मिसाइल्स भी हैं जो क्रूज है, बट वो सुपरसोनिक नहीं है, वो सबसोनिक है। तो बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स ऑफ इंडिया पे एक नोट तैयार करते हैं, SSB। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स के। तो लेट अस प्रिपेयर दिस नोट। सो राइट डाउन दिस नोट एंड सबमिट इट इन वेबसाइट। और अगर आप सूडोनिम यूज़ कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट मुझे बता देना कि हुज हु, सो दैट मैं फीडबैक अकॉर्डिंगली दूंगा कि हुज हु अकॉर्डिंग। ओके, सो ना ओवेशन फॉर इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर, यहाँ जो बात है वो ये है कि यूक्रेन वॉर में इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या करेक्ट है या राइट है या रॉन्ग है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है।
हमारा जो स्कोप ऑफ डिस्कशन है और जो लाइन हमें फॉलो करना चाहिए वो MEA का जो है वो स्टेटमेंट हम फॉलो करेंगे। अवर व्यू पॉइंट ओपिनियन सोशल मीडिया ड्रिवन नहीं होने चाहिए। ओके, नो ओवेशन फॉर इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में अ कंट्री मस्ट बी गाइडेड बाय इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट सम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। गाइडेड बाय इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट सम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। सेकेंड थिंग्स, वी डोंट नो थिंग्स। हम जो भी यूक्रेन क्राइसिस में पढ़ रहे हैं उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स या तो सोशल मीडिया पोस्ट्स हो रही है या फिर कुछ एक मीडिया हाउसेस जो न्यूज़ बता रहे हैं और वो प्राइमरली वेस्टर्न मीडिया है। सो द पॉइंट इज वी डू नॉट नो फर्स्ट हैंड वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसके बजाय जो इंडियन एम्बेसी MEA जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है उस पर रिलाई करना हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में एक बेटर डिसीजन है। सो लेट अस फॉलो MEA स्टेटमेंट्स। यूक्रेन क्राइसिस में वी आर इन वेरी मच अग्रीमेंट कि यहाँ जो ह्यूमैनिटेरियन लॉसेज है वो नहीं होना चाहिए। ह्यूमन सिविलियन लाइफ जो लॉस हो रही है विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। यूक्रेन में जिस तरीके से वॉर का टेरर एंड थ्रेट एटसेट्रा हो रहा है दिस इज रॉन्ग। तो वी आर विद दिस। बट अब इसमें नाटो का क्या प्रेजेंस है, यूक्रेन के लीडरशिप का क्या क्या एंगल है, रशिया का क्या एंगल है, इन सब मैटर में MEA को फॉलो करना एक बेटर डिसीजन है। सेकेंड, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी फॉलो किया है NAM, बिकॉज एक्चुअली ट्रुथ बी टोल्ड यूक्रेन बस एक थिएटर ऑफ वॉर है। यहाँ दो आइडियोलॉजी की फाइट हो रही है, नाटो ग्रुप और दिस रशिया ग्रुप। तो ये एक्चुअली इस थिएटर पे वॉर फ्रंट पे वॉर कर रहे हैं। और जैसा बाकी वॉर में भी हमने देखा है चार्जेस लगते हैं, US ने भी इतने सारे इन्वेजन्स किए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, रशिया का भी एज सच ट्रैक रिकॉर्ड में क्वेश्चंस है। सो द पॉइंट इज यहाँ जो चीज हो रहा है यूक्रेन में, लेट अस फॉलो MEA स्टेटमेंट्स। देयर इज अ मैक्सिम that conveys an ancient belief of Indians that is Vasudev Kutumbakam. इसका क्या मतलब होता है? Word is family. Families do not usually tolerate the bullying of the weak by those stronger among them. तो ये भी यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है कि अगर रशिया, बिकॉज ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग कंट्री इन कंपैरिजन टू यूक्रेन मिलिट्री माइट में भी, तो अगर बुलिंग हो रही है यहाँ पे देन इंडिया का भी ड्यूटी बनता है वो यहाँ पे स्टैंड करे, एक डिसीजन ले। तो ये दोनों व्यू पॉइंट्स हैं, लेट अस सी। देन दिस इज पॉलिटिकल असेंबली पोल्स न्यूज़ है ये सारी। असेंबली पोल्स, यूक्रेन क्राइसिस डिलेज AK-203 री ट्रायल्स। अब ये जो है ना AK-203 राइफल्स ये रिप्लेस करेगी इंसास राइफल्स को। इंसास बहुत पुरानी हो गई है, जैम भी हो जाती है, इतनी एफिशिएंट भी नहीं है, हैवी भी बहुत है। हमें ज़रूरत है नई राइफल्स का और इसीलिए हमने ऑर्डर किया था रशिया के कोलैबोरेशन से नई राइफल्स लेने का। ये जो ऑर्डर था ये 6.1 लाख AK-203 का था। ये जो AK-203 राइफल्स हैं ये असॉल्ट राइफल है। अब इसमें भी क्या हुआ कि कुछ राइफल्स डायरेक्ट हम शेल्फ से ले रहे हैं, मतलब रेडीमेड ले रहे हैं रशिया से, करीब 70,000। ये रेडीमेड आ रही थी, प्रोक्योर्ड ऑफ द शेल्फ था, मतलब पैसे दिया और रेडीमेड ले लिया। जैसे 36 डसॉल्ट के रफेल आए तो ये हम रेडीमेड ले रहे थे। बट यहाँ एक और बात था कि एक जॉइंट वेंचर बनेगा, जैसे ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है ना, इस तरीके से एक जॉइंट वेंचर बनेगा और जॉइंट वेंचर होगा इंडियो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओरवा अमेठी यूपी में। और 75-70 हज़ार यहाँ से है, बाकी AK-203 हम यहाँ जॉइंट वेंचर से OFB जो है, OFB भी अब नाम बदल गया है इसका, दिस कंपनी OFB जो है अभी वो एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज में डिवाइड हो गया है OFB अभी। तो मुनिशन इंडिया लिमिटेड ये बनाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, ये दोनों कंपनीज हैं, ये बनाएंगी इन बाकी 5.5 लाख राइफल्स का। ये डिसीजन था। बट अब बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस है तो इधर भी अब डिले हो रहा है। विद फॉरेन स्टूडेंट्स आउट रशिया पमल्स यूक्रेन, सो डेंजर एस्केलेट हुआ यूक्रेन में, इंडिया रैप्स अप इवैक्यूएशन। अब रशिया फुल थ्रॉटल यहाँ पे अटैक्स स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट दिस, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ड्रग स्टोर। ये क्या होता है? जैसे मेडिसिन होती है, एक तो होती है किसी प्राइवेट कंपनी का एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, दूसरा होता है जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन मतलब वो ब्रांडेड नहीं होती उसका इंग्रेडिएंट, बिकॉज मेडिसिन जो होती है एक टाइम तक पेटेंट होता है, फिर वो जेनेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, पेटेंट उनका खत्म हो जाता है, लाइसेंस। तो कोई भी उस जेनेरिक मेडिसिन को बना सकता है। जेनेरिक मेडिसिन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं सेम होते हैं, एफिकेसी भी सेम होती है, एवरीथिंग इज सेम, इट जस्ट वहाँ पे ब्रांड नहीं लगा हुआ है उस पर्टिकुलर कंपनी का।
तो ब्रांड नहीं लगा होता तो उससे क्या होता है, जेनेरिक मेडिसिन सस्ती हो जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट एनकरेज करती है जेनेरिक मेडिसिन को। अक्सर आप देखो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में जेनेरिक मेडिसिन प्रेफर की जाती है, बिकॉज मेडिसिन बड़ी महंगी होती है, ये सस्ती हो जाती है जेनेरिक। तो दैट इज़ वाई जेनेरिक मेडिसिन को एनकरेज करते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड एंड अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ाने के लिए है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्र। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स ओपन है ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे काफ़ी कम रेट पर सेम ही है, सेम जो पॉपुलर मेडिसिन है उसका जेनेरिक वेरिएंट अवेलेबल होता है। तो दिस इज गुड। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, अब न्यूट्राक्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि प्रोटीन पाउडर हुआ, मॉल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट हुआ, इम्यूनिटी बार हुआ। तो ये चीज़ें भी अब जन औषधि केंद्र में मिलेगी, बिकॉज इनका भी अच्छा खासा सेल होता है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो इस तरीके से अब ये भी चीपर रेट्स पे अवेलेबल होगी। ओके, तो वाइल इट फिक्सेस सीलिंग प्राइसेस जो होती है शेड्यूल्ड मेडिसिन का, एक्चुअली मेडिसिन का भी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी होती है एक, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर होती है। और जो दवाइयाँ होती है ना, इनका भी एक सीलिंग होता है कि इससे ज़्यादा महंगी आप नहीं बेच सकते। जब कोविड-19 हुआ था तो हमने देखा था ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी। तो द पॉइंट इज ये डिपार्टमेंट जो है वो रेगुलेट करता है प्राइसेस को, चाहे वो ब्रांडेड हो जेनेरिक हो, ये याद रखना है, दोनों को रेगुलेट कर सकता है, ब्रांडेड भी और जेनेरिक भी। जेनेरिक की प्राइस यूजुअली कम होती है। फर्स्ट स्केड्यूल है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 में, नॉन स्केड्यूल्ड मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स आर फ्री टू फिक्स द एमआरपी ऑफ द ड्रग। तो ये बात है रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन उतनी ही एफिकेशियस होती है जितना ब्रांडेड मेडिसिन, तो जेनेरिक मेडिसिन को एनकरेज करना चाहिए। चिलिका लेक एरिया टू बी ऑफ लिमिट्स फॉर मोटर बोट्स। चिलिका किस टाइप की लेक है, आंसर विच टाइप ऑफ लेक, हमने पढ़ा था ना, ग्लेशियल लेक है या फिर एश्यूरियन लेक है या फिर ये कोई डेल्टाइक लेक है, लाइक दैट। क्या है, क्या ये लगून है? चिलिका लेक किस टाइप की लेक है? या मोटर बोट्स ऑफ लिमिट किया है, ऑफ लिमिट मतलब मोटर बोट्स यहाँ नहीं जाएंगे। वाई? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ पे, कई बार डिस्टर्बेंस आवाज़ आती है मोटर बोट की तो डिफ़िकल्टी होता है। तो ये सीजनल कर्व है, वेलकमिंग बर्ड्स। चिलिका में बहुत सारी सीजनल माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, नेस्टिंग प्लेस है वो। रशियन एयर स्ट्राइक हो रहा है, ईरान ने क्लेम किया मिसाइल, ईरान ने भी मिसाइल्स फायर कर दिए यूएस कॉन्सुलेट इराक में। रशिया यूज्ड फॉस्फोरस शेल्स डॉनबास अटैक में, ये कंप्लेन आ रहा है। चाइना टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज इफ इट हेल्प्स रशिया इवेड सैंक्शंस। ईरान और सऊदी अलग फाइट कर रहे हैं। देन अदानी ग्रुप पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका, एंड दिस इज नॉर्थ अफ्रीका में भी फूड क्राइसिस हो रहा है एज प्राइसेस राइज। ये जो वॉर हो रहा है ना यूक्रेन का, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है फूड का, क्राइसिस का, बिकॉज यहाँ वीट प्रोडक्शन बहुत होता है। तो इससे कमोडिटी जो है ना वो बहुत रिस्क में होने वाली है, और इन्फ्लेशन, बहुत सीरियस इन्फ्लेशन का थ्रेट है हमें। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, SIP, ये स्पोर्ट्स है इंडिया श्रीलंका। मास एग्जीक्यूशन सऊदी अरेबिया। इंसेसेंट स्ट्राइक्स रशियन एयर स्ट्राइक्स। GDP का आउटलुक अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। सर्जिंग गोल्ड इंपोर्ट, गोल्ड येलो मेटल इंडिया का बहुत बड़ा हेडेक है। इनकम हेडेक इन द सेंस पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, इंपोर्ट कराना पड़ता है और फिर उससे डेफिसिट होता है हमारा, फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। देन ये है ISS आफ्टर सैंक्शंस। ये क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड, फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर एक है, ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट की तरह घूम रहा है। सैटेलाइट मतलब कुछ भी हो सकता है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ जो घूम रहा है तो वो सैटेलाइट है। कुछ होती है मैनमेड, कुछ होती है दिस नेचुरल। नेचुरल तो एक ही है मून, बाकी ये मैनमेड सैटेलाइट्स हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सैटेलाइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये बनाया गया था, कलेक्टिव था ये। तो ISS जो था ना, ये कोऑपरेशन ऑफ साइंटिस्ट 5 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज। नासा USA की है, रॉसकॉस्मॉस रशिया की है, जाक्सा जापान की है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है कनाडा की, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की। तो नासा, रॉसकॉस्मॉस, जाक्सा, कनाडियन और यूरोपियन, इन 5 लोगों ने ISS बनाया, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रक्चर। इसका मेंटेनेंस, ऑपरेशन, सप्लाईज, इन सब में किसी एक कंट्री का कैपेबिलिटी नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड थे।
तो ये बनाया और अभी तक इसका वर्क भी ठीक चल रहा था। जो यूएसए है इसने मीनवाइल अपना जो ह्यूमन फ्लाइट है टू दिस स्पेस उसको बंद कर दिया था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो रशिया पे ही डिपेंडेंट थे दिस ह्यूमन फ्लाइट के लिए। बट अब स्पेस एक्स ने भी चालू कर दिया है। अब रशिया के साथ अगर सैंक्शंस लगते हैं तो रशिया की एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इस ऑर्बिट को ऑन ट्रैक रखना। जो आईएसएस है स्पेस है, तो स्पेस में आईएसएस घूम रहा है, बीच में कोई और ऑब्जेक्ट्स आ गए जिससे कोलिजन हो सकता है, इन सबको चेक करना रशिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रशिया मैनूवर करता है आईएसएस को और इसमें बहुत फ्यूल भी लगता है। अब रशिया पे सैंक्शंस होगा तो रशिया इसको मैनूवर नहीं कर पाएगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कोलैप्स भी हो सकता है आईएसएस। जबकि आईएसएस का लाइफ अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ ही दिन पहले देखा था इसको 10-15 साल और चलाने की हम बात कर रहे थे। सो द पॉइंट इज अगर ऐसा होता है तो आईएसएस हम लूज करेंगे और फिर अगर ऐसा होगा तो अगेन ये एक सेटबैक होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन में, बिकॉज ये काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आईएसएस ने इतने टाइम तक सर्विसेज दिया है। हमेशा कुछ ह्यूमन बींग्स स्पेस में आईएसएस में रहते हैं ऑल द टाइम and they keep monitoring earth, watching all the weather phenomenons, every other thing astronomy related, space related. तो the point is इधर भी एक सॉल्यूशन फाइंड करना है। ऑल्दो स्पेस एक्स भी अब आ गया है, ड्रैगन मॉड्यूल, बोइंग का भी स्टार लाइनर है जो आईएसएस में डॉक करके कैपेसिटी है इनके पास भी जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करे। बट फिर भी रशिया की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज स्पेस एक जॉइंट वेंचर है, नासा, रॉसकॉस्मोस, रशिया, जाक्सा, कैनेडियन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो दिस इज आईएसएस। अब इससे भी एक सवाल आ सकता है साइंस एंड टेक में, इसको रिवीजन क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। जेनेटिक वेरिएंट्स कॉजिंग सीवियर कोविड-19। अब सी एक प्रोजेक्ट है, दिस इज जीनो MICC। ये क्या है? जेनेटिक्स ऑफ मोर्टेलिटी इन क्रिटिकल केयर। कोविड-19 है ना, इसने सब पे डिफरेंट इम्पैक्ट किया है। कुछ लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर नहीं कर पाया तो उनको बहुत सीवियर डिजीज हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ जिनका इम्यूनो सप्रेसेंट है। तो द पॉइंट इज इन सब चीज़ों की स्टडी हो रही है कि कैसे इम्पैक्ट हुआ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। कोविड-19 की बहुत सारी जो थ्योरीज रहती है इसका शेल्फ लाइफ भी कम होता है बिकॉज ये अभी भी इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है कोविड-19 का। वॉट वी नो इज इट इज़ अ वायरस एंड वायरस म्यूटेट्स। अंडरस्टैंडिंग सिटीजन्स रिलक्टेंस टू पे टैक्सेस। टैक्स कॉम्प्लाइंट करना बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटी को। हम जब टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट उसी पैसे से हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो दिस इज दैट टैक्स कॉम्प्लायंस कैसे इंप्रूव करें। ये एक वर्ड है, दिस इज लाइक एक होता है वर्ड जैसे मैवरिक करके होता है, इंग्लिश में मैवरिक वर्ड होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का ही उससे मिलता जुलता वर्ड है दिस लैरिकिन। इसका मतलब है लाइक मैवरिक जो होता है ना, समवन लाइक हु एंजॉयज। एक्चुअली ये शेन वॉन के लिए ये वर्ड काफ़ी यूज़ किया गया है। इस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि somebody who doesn't follow the usual social norms, थोड़ा डिफरेंट है वो। he defies conventional behavior, वो फिट नहीं होता, he defies conventional behavior। ये जो वर्ड है मोस्टली यूज होता है विद यंग मैन हु थोड़ा रेबेल होते हैं, वो ऑलमोस्ट प्लेफुली अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। तो शेन वॉन में ये ट्रेड्स थे, तो दिस वर्ड इज यूज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड जो है वो है गॉब्समैक्ड। इसका मतलब होता है यू वर सो शॉक दैट यू वर अनेबल टू स्पीक। ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है ब्रिटिश इंग्लिश का। हम ये नहीं बोलते कि इफ़ यू हैव एन ओपिनियन, जैसे बोलना है कि कुंबले वॉज बेटर देन वॉन, तो हम ये नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी कुंबले वॉज बेटर। नो, यू विल से इन माई ओपिनियन कुंबले वॉज बेटर देन वॉन। ओके, तो दिस इज स्टाइल। अकॉर्डिंग टू नहीं बोलते हैं, इन माई ओपिनियन कुंबले वॉज बेटर देन वॉन। ओके, तो ये इंग्लिश की सर्टेन निटिग्रिटीज हैं। दिस इज इंग्लिश। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आज आंसर डिस्कशन नहीं है, अभी +2 साइकिल बिकॉज वी फॉलो। तो ये 2 सवाल सबको तैयार करने हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया की आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स के बारे में भी जानिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स ऑफ इंडिया, एंड राइट इट डाउन। देन सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना एक जोग्राफिकल टर्म है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें पूरा दूसरे कंट्रीज भी आ जाते हैं, इंडिया के नेबर्स। तो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द जोग्राफी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। लाइक यहाँ की रिवर्स आप देख सकते हो, यहाँ की कंट्रीज कौन सी हैं, कोई स्पेशल माउंटेन्स हैं, फीचर्स है, ग्रासलैंड्स हैं, पोर्ट्स हैं, कोस्टल लाइन्स हैं। ट्राई जोग्राफी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो क्लास
11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, वहां पे भी इस वर्ड का बहुत मेंशन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, so these are the two questions for today. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.